हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी ये रीसेंट न्यूज़ आई है और इसके कारण मेरे हिसाब से अगेन क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं इस टॉपिक से, जो पिलर B2 है मृणाल सर के नोट्स में, विच इज़ अबाउट स्टॉक मार्केट्स। तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ आई है। जो सेबी की चेयरपर्सन है, शी इज़ द फर्स्ट चेयरपर्सन जो वुमेन है, माधवी पुरी बुच। उन्होंने एसबीआई को उन्होंने वार्न किया है मार्केट से रिलेटेड। एक न्यूज़ इंसाइट दी है जिसमें उनका कहना है कि मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स ओवर वैल्यूड चल रहे हैं। ये जो फ्रॉथ का मतलब है, फ्रॉथ का मतलब एक झाग बना हुआ है जिसमें निकलता कुछ नहीं है सॉलिड। ये सिर्फ एक ट्रेंड के कारण चीज़ें काफ़ी ओवर वैल्यूड चल रही हैं। जो कंपनीज हैं अराउंड 3 टाइम्स मोर वैल्यूएशन चल रही है किसी चीज़ की, जो नॉर्मली 1 होनी चाहिए थी। अगर किसी चीज़ की वैल्यू 10 होनी चाहिए थी तो वो 30 है इन स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स, मोस्ट ऑफ देम। तो इसको लेके न्यूज़ आई है। तो इस वजह से न्यूज़ के कारण क्वेश्चंस फिर से बढ़ सकते हैं, बिकॉज 2-3 साल में पिछले स्टॉक मार्केट वाले पिलर से क्वेश्चंस बढ़ के आए हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर आए थे 3 क्वेश्चंस, इस बार भी 3 क्वेश्चंस आए हैं। तो क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। और मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जो अगर इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक, क्योंकि मैंने एनजाइटी वाली वीडियो में एक ज़रिया बताया था ऐसे कुछ करने का, कि आप अगर साइड हसल करना चाहते हो, पैसे इनकम जनरेट करना चाहते हो, क्योंकि मैं खुद करता हूँ। तो इस वजह से मेरा फ़र्ज़ है कि ये चीज़ मैं बताऊँ कि अभी फ़िलहाल अगर कोई बिना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज के सीधा इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो आई वुड सजेस्ट हिम कि प्लीज़ होल्ड ऑन। इसी वजह से मैं ये लेक्चर भी बना रहा था। फिर मुझे ये रेलिवेंट लगा क्वेश्चन से रिलेटेड, तो हम PYQ भी देखेंगे और कुछ हम रेशियोज़ भी देखेंगे जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि बेटा करके एक टर्म यूज़ हुई थी तो वो आई थी इस बार। पहले ये बता देता हूँ मैं कि मैंने कहाँ से पढ़ा है स्टॉक मार्केट के बारे में, देन आई विल शो यू माई पोर्टफोलियो जिसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैंने 2 बुक्स पढ़ी थी जो इंडियन मार्केट के रेलेवेंट हैं। एक ये प्रांजल कामरा, इनका काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल है 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ। ही इज़ क्वाइट रेलेवेंट इंडियन मार्केट के हिसाब से, अच्छी चीज़ बताते हैं और जो चीज़ रिस्की है उसके बारे में स्पष्ट तौर पे मना कर देते हैं। तो यू कैन काउंट ऑन हिम। और ये अश्विनी गुजराल है। इनके जो सिखाने का तरीका है चार्ट्स के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, इट इज़ क्वाइट ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है और कैची है। अदरवाइज़ जो बाहर की बुक्स हैं, जो आउट ऑफ इंडिया मार्केट्स की बुक हैं, वो थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल हो जाती हैं। तो मैंने ये 2 बुक्स पढ़ी हैं, इसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है जो इन दोनों बुक्स के कारण है। तो अगर आप लोग लेना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, यू कैन परचेज़ फ्रॉम दैट लिंक, और उससे थोड़ी सी चैनल की हेल्प हो जाएगी अगर आप करना चाहते हो तो। अदरवाइज यू कैन सर्च इट ऑल्सो। तो पहले हम देख लेते हैं कि स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या हो, जिसके बारे में चेयरपर्सन ने बात की है सभी के। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स वो कहलाते हैं जिनकी मार्केट वैल्यूएशन, जिनके शेयर्स की मार्केट की वैल्यू कंपनी की 5,000 करोड़ से कम है, या 5,000 करोड़ तक है। और मिड कैप वैल्यू कहलाती है वो जो अप टू 20,000 करोड़ तक रहती है जिस कंपनी की, तो वो मिड कैप कहलाती है। और 20 KCR के ऊपर जो जाती हैं वो लार्ज कैप कहलाती हैं, जैसे रिलायंस, विप्रो वगैरह। इस साल एक न्यूज़ आई है कि 2024 में इन 2 महीनों में, मतलब ये जो तीसरा महीना चल रहा है, विद इन दीज 2 मंथ्स, जैन एंड फेब, 1,000 करोड़ रुपए रेस किए गए हैं स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज़ के द्वारा। अराउंड 30 से ज़्यादा IPO लॉन्च हुए हैं पिछले 2 महीने में। तो ये चीज़ आपको दिखाती है कि कितना बुलिश मार्केट चल रहा है। जैसे एक बबल बनता है वैसे ही वही उन्होंने, जो चेयरपर्सन है उन्होंने वही बात बोली थी कि देयर इज़ अ बबल इन स्मॉल एंड मिड कैप मार्केट। उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। एंड दिस इज़ माई पोर्टफोलियो। पिछले कुछ दिन, क्योंकि मेरी सारी जितनी मैंने इन्वेस्ट कर रखी है उन तीनों का लार्ज कैप है, तो इस पर इतना इफेक्ट नहीं आया। बट हाँ, पिछले 3-4 दिन में मैंने देखा है कि अराउंड 30,000 डाउन हुआ है मेरा पोर्टफोलियो। तो ये चीज़ है ऑब्ज़र्व करने वाली। ये आज ही, मतलब आज कौन सी तारीख है, आज 14th ऑफ मार्च है, उस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 14th ऑफ मार्च को ये पोर्टफोलियो थोड़ा सा बढ़ा है, अराउंड 4%। तो ये चीज़ दिखानी थी। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो सिर्फ स्टूडेंट से रिलेटेड है जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, क्योंकि न्यूज़ सिर्फ इतनी ही थी। अब ये हमारे काम की चीज़ है जो UPSC वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कुछ रेशियोज़ हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट रेशियो जो बहुत फेमस है, इसे कहते हैं अर्निंग्स पर शेयर रेशियो। अर्निंग्स पर शेयर रेशियो में एक्चुअली एक शेयर से आप कितना कमाते हो,
उसके बारे में पता चलता है मार्केट में। तो फॉर लेट्स से पर इसे डिवाइड किया जाता है, इसकी वैल्यू ऐसे निकाली जाती है कि कंपनी का, जैसे मान के चलिए क्वार्टरली आपने निकाला, तो कंपनी की एक क्वार्टर में प्रॉफिट कितना हुआ सारे टैक्स वगैरह काटने के बाद, फिर उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनसे उसे डिवाइड कर देंगे। तो लेट्स से कि 100 शेयर्स हैं और 1000 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो आप 1000 को डिवाइड कर दोगे 100 से, तो आपकी एक शेयर की जो अर्निंग्स है वो निकल के आ जाएगी, विच इज़ 10 रुपीज़। तो ये है अर्निंग्स पर शेयर, एक शेयर पे कितनी अर्निंग होती है। अब ये है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये कैसे निकालते हैं, जब अर्निंग्स पर शेयर निकाल लेते हैं उसी से कनेक्टेड एक रेशियो है। अर्निंग्स पर शेयर निकालने के बाद जब हम मार्केट प्राइस देख रहे होते हैं पर शेयर की, जैसे फॉर एग्जांपल एक शेयर जो 100 रुपये का चल रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 100 रुपये का चल रहा है और हमने अर्निंग्स पर शेयर ऊपर निकाला, वो 10 आया, तो हमने 100 रुपये को डिवाइड किया 10 से, तो हमें पता चला कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी 10 है। बट एक अकेले रेशियो, जैसे इस कंपनी का नाम ए था, इस कंपनी का आप अर्निंग्स पर शेयर निकाल लो और इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाल लो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप इसके सिमिलर म्यूचुअल कंपनीज जैसे जो काम करती हैं इसी सेक्टर में, उनसे कंपेयर नहीं करोगे तो आपको कोई अंदाज़ा नहीं लगेगा। या फिर आप इंडस्ट्री का पूरा देख लो, जैसे आपने फाइनेंशियल इंडस्ट्री की किसी शेयर को ले रखा है और उसका अर्निंग्स पर शेयर 10 आया और पी रेशियो 10 आया, तो फिर आप फाइनेंस इंडस्ट्री का पी देख लो कि कितना है, पी उसका 10 है या 10 से कम है। तो 10 से अगर कम है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक ओवर वैल्यू है, मतलब इसकी अभी फ़िलहाल इतनी औकात नहीं है जितना ये बढ़ चुका है। पर ये चीज़ ख़राब नहीं है, लोग इसी को देख के फिर परचेज़ करते हैं, बिकॉज इससे पता चलता है कि महंगा होने के बावजूद भी लोग ख़रीदना चाहते हैं। जैसे फ्रूट्स होते हैं जो हेल्दी हैं, तो आपको पता है कि महंगे भी होंगे तो हमें ख़रीदने हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ को अच्छा करते हैं, हेल्थ को अच्छा करते हैं, तो फिर भी अगर महंगे हैं तो लोग ख़रीदते हैं। वैसे ही जो शेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं उनकी काफ़ी हद तक जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो ओवर वैल्यू की कैटेगरी में होती है, पर फिर भी लोग ख़रीदते हैं। इससे पता चलता है कि गुडविल उस कंपनी की अच्छी है, फिर भी लोग स्ट्राइव कर रहे हैं ख़रीदने के लिए, बिकॉज 90% ऑफ द मार्केट इज़ रन बाय इमोशंस। जब कहीं भी नेगेटिव न्यूज़ आती है मार्केट में तो उस इंसान जो इन्वेस्टेड है उसे यही फीलिंग आती है जैसे उस पर फिजिकल अटैक हुआ हो, इसलिए लोग डर के मारे तुरंत बेचना स्टार्ट करते हैं। आई विल शो यू वन एग्जांपल। अडानी की जब रिपोर्ट आई थी हिडेनबर्ग की रिपोर्ट 2023 में जनवरी में आई, उसके कुछ दिन बाद शिवन सर ने एक कोर्स निकाला था, एंड आई हैड अराउंड 5 to 6,000 रुपीज़ विद मी। तो मैंने सोचा कि मैं जब उनका कोर्स ख़रीदूँगा 3-4 हज़ार का, उसी टाइम अडानी का शेयर 300, 350, 400 रुपये पे जा चुका था। तब जाके मैंने 2,500 रुपये का शिवन सर का कोर्स लिया और 2,500-3 हज़ार रुपये मैंने अडानी के शेयर में लगा दिए और मैंने 6-7 शेयर ले लिए। विद इन 15 to 16 डेज़ मैंने 450 रुपये या 480 के रेट से ख़रीदे थे शेयर। विद इन 15 to 16 डेज़ वो शेयर जाके सीधा 1,200 रुपये रुका। फिर मैंने 2 शेयर बेचे, सो मैंने अपनी जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी 2500 रुपये वो निकाल ली, बाकी छोड़ दिए 6-7 शेयर जो 3-4 शेयर जो थे। आज उनकी वैल्यू 1900 रुपये है। तो ये चीज़ एक वॉरेन बफे ने बोली थी, ही इज़ द लेजेंड, ही इज़ द प्रो, ही इज़ अ वेटरन इन दिस। और आज भी वो 89 या शायद तक 88 ईयर्स के हैं, आज भी जाके वो वर्क करते हैं जो हम सोचते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, अर्ली रिटायरमेंट लेना है। ही स्टिल डज हिज वर्क। ही इज़ द CEO ऑफ बर्कशायर हैथवे, डायरेक्टर ऑफ बर्कशायर हैथवे इन्वेस्टमेंट फर्म है। उन्होंने एक चीज़ बोला है, बी फियरफुल व्हेन मार्केट इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन मार्केट इज़ फियरफुल। ये जब अडानी का शेयर डाउन हुआ तो इसका मतलब मार्केट डरा हुआ था। उस टाइम पे आपने ख़रीदा, आपको 1 साल के अंदर इतना बड़ा प्रॉफिट मिल गया, अराउंड ऑलमोस्ट 500% का, ठीक है। पर अगर आज के समय देखें तो आज मार्केट ग्रीडी है, आज आपको डरना चाहिए, क्योंकि आप अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में कर रहे हो तो ये एक बबल है, इसमें करेक्शन आएगा विद इन दिस ईयर, विद इन मे बी विद इन दिस क्वार्टर, और अगले ही हफ्ते आ जाए, कोई कुछ कह नहीं सकता। तो प्लीज़ थोड़ा सा संभल के रहिए। जितना समय आपको मिल रहा है उससे अच्छा है कि आप उसमें कोई बुक्स पढ़ लीजिए, तो थोड़ी आपको टेक्निकल नॉलेज और हो जाएगी। बिकॉज
एक शायर हैं काफ़ी फेमस, अगर कोई सुनता हो तो या पढ़ा हो किसी ने, वसीम बरेलवी करके, उन्होंने अपनी एक शायरी में 2 लाइन लिखी थी कि यहाँ लोग भागते भीड़ के साथ हैं और ये भी चाहते हैं कि उन्हें रास्ता भी मिले। आप समझ रहे हो बात कि आप अगर हर्ड मेंटेलिटी के साथ जा रहे हो भीड़ में कि आज बुलिश चल रहा है तो बढ़ता ही रहेगा, तो कहीं ना कहीं जाके लॉस होगा। ये चीज़ मुझे एक समझानी थी। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम समझ चुके हैं कि मार्केट वैल्यू जो प्राइस की है, जो शेयर की है मार्केट प्राइस, उससे अर्निंग्स पर शेयर को डिवाइड कर देंगे, जो निकल आएगी वो मानी जाएगी। और अगर वो ज़्यादा निकल के आई इंडस्ट्री के पी से तो वो ओवर वैल्यू स्टॉक कहलाएगा। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है कि कंपनी कर्जा ज़्यादा लेके रखती है या इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स ज़्यादा हैं। अगर आइडियली जैसा माना जाता है कि आधा डेट होना चाहिए लोन और आधा इक्विटी होना चाहिए। डेट में क्या होता है कि आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा अपने जिनसे आपने लिया है, और इक्विटी में आप लास्ट में डिविडेंड पे करते हो अगर आपके पास कुछ बचता है, सारा कर्जा वगैरह सब कुछ देने के बाद, एक्सपेंसेस करने के बाद, क्योंकि जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं वो ओनर्स होते हैं कंपनी के। एलॉन मस्क ने ट्विटर के सीधे 10% स्टेक खरीद लिए थे जब उसे अपनी बात मनवानी थी, तो इसी वजह से वो जाके फिर धीरे धीरे उसने और ज़्यादा शेयर्स खरीदे तो वो ओनर बन गया। ऐसे ही इक्विटी में होता है, पर डेट में आप कर्जदार होते हो, तो आपको कर्जा आप देते हो कंपनी को, आपको उसके बदले में इंटरेस्ट मिलता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट होता है कि नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? अब रिटर्न ऑन इक्विटी और प्राइस टू अर्निंग रेशियो दोनों करीब करीब एक ही चीज़ हैं, बट रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज के बेसिस पे आता है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो एब्सोल्यूट टर्म्स में आता है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। लेट्स से कि आप की कंपनी को 10,000 रुपये का फ़ायदा हुआ, इसमें शेयर होल्डर्स कितने हैं, इक्विटी कितने लोगों ने होल्ड कर रखी है, इक्विटी होल्ड कर रखी है 10 लोगों ने, जस्ट अ सेकेंड, 10 लोगों ने इक्विटी होल्ड कर रखी है। तो अब एक इंसान को रिटर्न कितना मिलना चाहिए, एक इंसान को 1,000 रुपये मिलना चाहिए। अब समझ लीजिए बी कंपनी है जिसे फ़ायदा हुआ 10,000 रुपये का, पर उसमें लोग जो शेयर होल्डर्स हैं वो हैं 100। अब कितने मिलने चाहिए हर इंसान को? 100 रुपये, है ना। तो अगर हर इंसान को 100 मिलेंगे तो यानी कि जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते जाएंगे उतना ही प्रॉफिट डाइल्यूट हो जाएगा। ज़्यादा लोगों को कम कम शेयर मिलेगा, और जब कम लोग होंगे तो ज़्यादा शेयर मिलेगा। तो आप किस वाले का पार्ट होना चाहोगे? आप होना चाहोगे ए वाले का पार्ट, क्योंकि आपको 1,000 रुपये मिल रहा है प्रॉफिट, यहाँ पे 100 रुपये मिल रहा है, 10 गुना कम। तो ये है रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट और फिर टोटल इक्विटी होल्डर्स से डिवाइड कर देते हैं कि कितने नंबर ऑफ होल्डर्स हैं। अब है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होता है कि जैसे एक शेयर कंपनी का, एक कंपनी के 100 शेयर उन्होंने मार्केट में डाल रखे हैं, एक शेयर की वैल्यू है 1,000 रुपये, तो 100 शेयर की कितनी हो गई? 100 शेयर की हो गई 1,00,000 रुपये। 100 शेयर की 1,00,000 रुपये हो गई वैल्यू। अब कंपनी चेक करती है कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, तो कंपनी के ऊपर कर्जा है 50,000 रुपये का। तो अब हम इस प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो से ये पता लगाते हैं कि अगर कंपनी आज के आज बिक गई तो 50,000 का कर्जा देने के बाद कंपनी के पास 50,000 अभी बचेगा, क्योंकि उसके मार्केट वैल्यू क्या है शेयर्स की? 1,00,000 रुपये है। 100 शेयर्स हैं, 1,000 रुपये ईच। तो हम फिर जितने बचे हैं कर्जा देने के बाद नेट एसेट यानी 50,000, उसे डिवाइड कर लेंगे 100 शेयर्स से, फिर जितना जितना हाथ में आएगा उससे पता लगाएंगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है। अगर ये एक से ज़्यादा आती है, एक वैल्यू से ज़्यादा आती है एक रेशियो से, तो फिर वो ओवर वैल्यूड था। पर मोस्टली एक से ज़्यादा आती ही अगर आपकी कंपनी के पास एसेट ज़्यादा हैं अपनी लाइबिलिटीज़ के मुकाबले। एसेट्स आप समझते होंगे आई होप। तो एसेट्स अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो आपकी मोस्टली एक से ऊपर आएगी। फिर आप इंडस्ट्री से फिर से उसे कंपेयर करोगे, कंपैरिजन करके ही इन रेशियोज़ का फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ अगर आप इन्हें इंडिपेंडेंटली करते रहोगे तो आपको कुछ आइडिया नहीं लगेगा मार्केट का। सो आई होप कि इससे आपकी हेल्प हुई होगी। ये 5-6 रेशियोज़ हमने जो पढ़े हैं, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देख लेते हैं PYQ क्या आए थे इसका। PYQ ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आए थे कि कैपिटल मार्केट्स क्या हैं, नॉर्मल। फिर एक क्वेश्चन आया था ये बेटा करके, तो बेटा एक्चुअली में क्या है,
द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग सेलिंग ऑफ एन एसेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और पोर्टफोलियो मैनेजर बैलेंस रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। ये है इसका आंसर। वॉलीटिलिटी चेक की जाती है बेटा के थ्रू कि कितनी रिस्क है एक एसेट में, कितना वॉलेटाइल है। ऐसे ही एक अल्फ़ा भी होता है। तो अल्फ़ा का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है, ये जनरली म्यूचुअल फंड्स के लिए होता है। तो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो उसकी उसकी परफॉर्मेंस क्या है इंडाइसिस के मुकाबले। जैसे सेंसेक्स हमारे यहाँ चलता है, तो सेंसेक्स अगर 18% बढ़ा है एक साल में, तो हम अल्फ़ा से कंपेयर करेंगे कि एक फ़ंड मैनेजर ने जो अपना फ़ंड मैनेज किया है, जो सेंसेक्स फंड ही था, उसने अलग अलग कंपनीज अपने हिसाब से चूज़ की, तो उसने कितने % रिटर्न दिया। ये है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बेटा हम समझ गए होंगे। ये PYQs हैं और ये एक PYQ है। आई वुड लाइक टू नो कि आप इसका आंसर मुझे बताओ इन कमेंट सेक्शन। और एक चीज़ और, सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो कितनी बॉडीज़ के लिए ट्रिब्यूनल का काम करता है। ये 3 बॉडीज़ हैं। आई वुड लाइक टू नो द आंसर फ्रॉम यू ऑन द कमेंट सेक्शन। तो प्लीज़ आप उसमें बताइए। एंड बुक्स की भी लिंक मैंने आपको दे दी है, तो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट का शौक़ है और करना चाहता है और सीखना चाहता है, तो ये दोनों बुक्स इंडियन मार्केट के हिसाब से काफ़ी रेलेवेंट है। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, करना चाहें तो उस लिंक से कर दीजिएगा, हेल्प हो जाएगी चैनल की। नहीं करना चाहते तो इट्स ओके। एंड आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, क्योंकि अगला लेक्चर आने वाला है मैपिंग का, वो कल अपलोड हो जाएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप कि कुछ सीखा होगा आपने इससे। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।